हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 4 करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। मैं जानता हूँ दिवाली वेकेशंस आपके ख़त्म होने वाले होंगे एंड आपने बहुत अच्छी तरीके से इन दिवाली वेकेशंस में बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा, फ़न किया होगा। मैं होप करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अभी समय है कि वापस उस वेकेशन मूड से शिफ्ट होकर पढ़ाई के मूड पे आ जाने का, क्योंकि ये भी आपको साथ में याद करते हुए चलना है कि अब हमारे पास बोर्ड एग्जामिनेशन को बहुत कम टाइम रह गया है। 3-4 दिन आपने वेकेशंस में बहुत अच्छी तरीके से अपने टाइम को स्पेंड किया, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, लेकिन वापस अब टर्न बैक होने की ज़रूरत है और पढ़ने में पूरी तरीके से कमर बांधने की ज़रूरत है बच्चों। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम दो कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो सेक्शन 49 में लिखा हुआ है उसमें हम प्राइवेट डेट्स एंड फर्म डेट्स के बारे में सीखने वाले हैं, और दूसरा हम पार्टनर्स के लोन अकाउंट के बारे में सीखने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932। इसमें अगर आप देखो तो इसमें टोटल करीबन 74 से लेकर 79 तक सेक्शंस हैं, ठीक है, सेक्शंस हैं और 8 चैप्टर्स हैं। ये आपके बोर्ड की रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि बोर्ड में ये चीज़ें नहीं पूछते, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। करीबन 7 से 8 चैप्टर्स हैं, 7 से 8 इसके अंदर चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर सेक्शंस डिफाइंड है। और जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है ये कहाँ है, ये चैप्टर 5 में है, चैप्टर 5 में है। और कितने सेक्शंस इसके बारे में है, ये है 39 से लेकर 67 तक। 39 के अंदर हमने पढ़ लिया कि डिसोल्यूशन क्या होता है ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, उसको जो डिफाइन कर रहा था, है ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को जो डिफाइन कर रहा था वो सेक्शन 39 है ऑफ चैप्टर 5 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है बच्चों, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की होनी चाहिए। देखो बच्चों, अब हमको जो सेक्शन है अब सेक्शन 49 के अनुसार, सेक्शन 49 के हिसाब से देखो, हमने सेक्शन 39 पढ़ लिया, सेक्शन 40, 41, 42, 43 एंड 44। ये सेक्शन क्या है, ये सेक्शन तो है डिसोल्यूशन को डिफाइन करा गया है, ठीक है। इन सेक्शन में हमने मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन पढ़ लिए, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन पढ़ लिए बच्चों। देखो, आपको ये सेक्शन, ये चैप्टर वगैरह ये बोर्ड के हिसाब से याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको बेसिक ओवरव्यू होगा तो इन सेक्शंस को पढ़ने में, है ना, इन सेक्शंस को याद करने में और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में अप्लाई करने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो सेक्शन 49 में लिख रखा है कि फर्म्स डेट क्या होते हैं, एंड प्राइवेट डेट्स क्या होते हैं। फर्म डेट का मतलब होता है कि फर्म ने कितना पैसा उधार ले रखा है लोगों से, है ना। फर्म ने एज अ फर्म, मान लो तीन बंदे पार्टनरशिप में हैं, ABC पार्टनरशिप है, ABC पार्टनरशिप है, और टोटल जो इनका डेट है वो है मान लो 60 लाख रुपीज़, ठीक है। तो पर इंडिविजुअल के हिसाब से कितना डेट हो गया, 20 लाख रुपीज़ एक इंडिविजुअल का डेट हो गया, ठीक है। ये तो क्या है, ये है फर्म का डेट। एंड प्राइवेट डेट का मतलब क्या होता है कि मान लो ये पार्टनर है, मान लो C पार्टनर है, और C का जो पर्सनल डेट है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का बिल हो सकता है, ठीक है, होम लोन हो सकता है, बहुत सारे लोन्स हो सकते हैं, ठीक है। जो पर्सनल डेट है ना, प्राइवेट डेट है, पर्सनल डेट है, वो मान लो 20 लाख रुपीज़ है, 20 लाख रुपीज़ है, मान लो 30 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो अब क्या होगा मुझे बताओ, जब डिसोल्यूशन होगा तो सबसे पहले याद रखना, जब डिसोल्यूशन होगा तो सबसे पहले हम फर्म की प्रॉपर्टी को बेचेंगे, फर्म के एसेट्स को हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। और सेल करने के बाद जो भी पैसा आएगा उससे सबसे पहले, उससे जो पैसा हमारा रियलाइज होगा यहाँ पे एसेट्स को बेचने के बाद, उससे सबसे पहले हम क्या पे ऑफ करेंगे, फर्म की डेट पे ऑफ करेंगे। अगर फर्म की डेट पे ऑफ हो जाती है और आंसर पॉजिटिव आ जाता है ना, मान लो कि जो फर्म की प्रॉपर्टी थी वो 70 लाख रुपीज़ फर्म की प्रॉपर्टी थी, तो 70 लाख प्रॉपर्टी, 60 लाख लोन पे ऑफ कर दिया, तो 10 लाख रुपीज़ क्या आ गया, आपका पॉजिटिव अमाउंट आ गया है। एंड पॉजिटिव अमाउंट को क्या करेंगे, जो पार्टनर्स है वो अपने घर पे ले जाएंगे, ठीक है बच्चों, याद रखना। लेकिन 2 सिनेरियो हो सकते हैं। मुझे बताओ 70 लाख में ये फर्म की प्रॉपर्टी बिकी, मानो अगर ये सिर्फ 30 लाख रुपीज़ में बिकती तो क्या होता बच्चों, तो हम क्या करते,
तो हम 30 लाख रुपीस का अरेंजमेंट करते हैं। तो हम 30 लाख रुपीस का अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से तो हमको अरेंजमेंट करना होता, ठीक है, हम कहीं ना कहीं से तो उसको अरेंजमेंट करेंगे। देखो बच्चों, जब आपने सबसे पहला चैप्टर है ना पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है, पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है ना, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर, ठीक है, अगर 60 लाख का लोन है और फर्म के पास टोटल एसेट ही 30 लाख रुपए के हैं, तो जो पार्टनर हैं उनको अपने घर से पैसा लेकर आना होता है एंड फर्म के डेट्स को पे ऑफ करना होता है। तो जो ये 30 लैक्स है ना, ये 30 लैक्स है, कैसे आएंगे ये? 10 लाख रुपीज तो ए लाएगा, 10 लाख रुपीज बी लाएगा, 10 लाख रुपीज सी लाएगा, तब जाके जो फर्म का डेट है वो पे ऑफ होगा। किससे? सबसे पहले किससे पे ऑफ हो रहा है? सबसे पहले जो फर्म के पास प्रॉपर्टी थी उससे पे ऑफ होगा। दूसरा कैसे पे ऑफ होगा? दूसरा होगा जो पार्टनर के पास पर्सनल प्रॉपर्टी थी, जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी उससे पे ऑफ होगा। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। अब मुझे बताओ, इसके पास जो लोन है वो 30 लाख का है, और मान लो सी के पास जो प्रॉपर्टी है, सी के पास जो प्रॉपर्टी है वो मुझे बताओ, मान लो 40 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी है, 40 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी है। तो ये क्या करेगा? इस 10 लाख रुपीस को पे ऑफ करने के लिए सबसे पहले अपनी 40 लाख की प्रॉपर्टी को ये बेच देगा, एंड जैसे ही 40 लाख की प्रॉपर्टी बेच देता है, सबसे पहले खुद की प्रॉपर्टी बेच के खुद के डेट को क्लियर कर रहा है। सबसे पहले खुद की प्रॉपर्टी बेच के खुद के डेट को हमको क्या कर देना है? क्लियर कर देना है। और उसके बाद जो पैसा बचेगा, वो हमको कहाँ देना है? वो हमको फर्म को देना है और उसको पे ऑफ कर देना है। बच्चों, अभी अपनी कॉपी के अंदर आप लिख लो कि अगर पार्टनर खुद की प्रॉपर्टी बेच रहा है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच रहा है फर्म के लोन को पे ऑफ करने के लिए, तो सबसे पहले पार्टनर की जो प्रॉपर्टी बिकी है, पार्टनर की प्रॉपर्टी से जो पैसा आएगा, सबसे पहले वो पार्टनर की लाइबिलिटी पे ऑफ होगी। उसके बाद क्या पे ऑफ होगा? फर्म की लाइबिलिटी पे होगी। और अगर फर्म के एसेट बिक रहे हैं तो सबसे पहले फर्म की लाइबिलिटी पे ऑफ होगी, उसके बाद पार्टनर को पैसा मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। और रीजन के अंदर नीचे लिख लो, रीजन में क्या लिख सकते हो? क्योंकि जो पार्टनरशिप होती है और उनमें जो पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। ये कहां पे लिख रखा है? ये सेक्शन 49 में लिख रखा है। ठीक है बच्चों, सेक्शन 49 से पहले आता है सेक्शन 48। सेक्शन 48 के तहत आप ये याद रखना बच्चों, देखो क्या होता है, अगर ये सेक्शन आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख के आओगे ना, तो क्या होगा, कभी कभार थ्योरी क्वेश्चन आ जाते हैं, और जब एग्जामिनर उन सेक्शंस को पढ़ेगा ना, तो उसके अंदर एक परसेप्शन क्रिएट होगा कि जो बच्चा आंसर लिख रहा है ना, जो बच्चा आंसर लिख रहा है उसको रियलिटी में इस सब्जेक्ट की और इस मैटर की नॉलेज है, इसलिए वो सेक्शंस तक भी याद करके आया। ठीक है, तो आपका एक गुड इंप्रेशन एग्जामिनर पे जाएगा। तो हो सकता है कि वो आपको थोड़े एक्स्ट्रा नंबर दे दे, ठीक है, थोड़ी ग्रेस मार्किंग कर दे। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। तो सेक्शन 48 में क्या लिख रखा है? सेक्शन 48 में ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन लिख रखा है कि डिसोल्यूशन तब होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। देखो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले लाइबिलिटीज, जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैं वो पे ऑफ होंगी, उसके बाद उन्हें वो पे ऑफ होंगे, उसके बाद आपका पार्टनर्स की कैपिटल पे ऑफ होगी, और उसके बाद अगर कुछ भी पॉजिटिव बैलेंस बचता है तो वो पार्टनर्स उसको घर पे ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सेक्शन 48 में ये लिख रखा है, सेक्शन 49 में ये लिख रखा है। हमने देख लिया है कि फर्म डेट एंड प्राइवेट डेट क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि पार्टनर्स लोन अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट होता है। मैं बताता हूं बच्चों, अगर आपने और 5 से 7 मिनट ये वीडियो को पूरी देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि पार्टनर्स लोन अकाउंट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर के अंदर 2 ही चीज है, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट एंड एक रियलाइजेशन की एंट्री, एक्सपेंस की एंट्री, डिसोल्यूशन की एंट्री। ये 2 ही चीज है जो हमेशा, अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स देखोगे तो आपको यही दिखेगा कि जो एग्जामिनर है वो आपसे रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में ज्यादा नहीं पूछता, बैंक अकाउंट के बारे में ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। एंड जो रियलाइजेशन की एक्सपेंस की एंट्री है, रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंस की एंट्री है, रियलाइजेशन की जनरल एंट्रीज हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से कर लेनी है। जो ये जनरल एंट्री है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम पार्टनर्स लोन अकाउंट देख लेते हैं, जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम पार्टनर्स लोन अकाउंट पे जंप करते हैं। हम देख लेते हैं कि पार्टनर्स लोन अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट होता है। और अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट हमको बैलेंस शीट में कहीं लायबिलिटी साइड या एसेट साइड दिख जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, उनके
केसेस क्या होते हैं, तो बच्चों मैं आपसे 100% अटेंशन आपकी चाहता हूं कि अभी 6 से 7 मिनट आप पूरी तरीके से अटेंटिव होकर इस टॉपिक को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मैं जानता हूं आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप पढ़ रहे हो रचित बोलिया 12th कॉमर्स यूट्यूब चैनल से। तो बच्चों देखो, सबसे पहले देखो याद रखना कि पार्टनर का लोन अकाउंट मान लो एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स हैं, ठीक है। आराम से समझना, बहुत आराम से समझना, ठीक है। अब मुझे बताओ कि एक्स का लोन है, यहाँ पे लिख रखा है एक्स लोन, तो ये कौन सा लोन हो गया? पार्टनर्स लोन हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत है कि जो पार्टनर का लोन है वो कहाँ लिख रखा है? ये एसेट साइड लिख रखा है। और मुझे बताओ ये वाई का लोन है, ये वाई का लोन है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ लिख रखा है? ये लाइबिलिटी साइड लिख रखा है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? देखो हमेशा बच्चों याद रखना कि अगर कोई से भी पार्टनर का लोन अगर एसेट साइड लिख रखा है तो इसका मतलब है कि फर्म ने पार्टनर को क्या किया है? लोन प्रोवाइड किया है। याद रखना, इसका मतलब होता है कि फर्म ने किसको दे रखा है? पार्टनर को दे रखा है। फर्म ने किसको दे रखा है? पार्टनर को लोन दे रखा है। तो जब डिसॉल्यूशन होगा तो पार्टनर वापस फर्म को क्या देगा? पैसे देगा। यानी कि फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए ये एसेट है, ठीक है बच्चों, ये याद रखना। और अगर यहां पे पार्टनर्स लोन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। पार्टनर ने लोन किसको दिया है? फर्म को लोन दिया है। तो जब डिसॉल्यूशन होगा तो फर्म पार्टनर को वापस कैश पे करेगी। यानी कि फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्म की, क्या है? फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन है। तो अगर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन है तो वो कहां पे लिखा हुआ आएगा? लायबिलिटी साइड। एंड फ्यूचर में पार्टनर हमको पे करेगा, यानी फ्यूचर में कोई व्यक्ति हमको पे करेगा, तो वो कहां पे लिखा हुआ आएगा? एसेट साइड। बच्चों हमेशा याद रखना कि अगर यहां पर आपको लोन अकाउंट दिख गया तो वो पार्टनर्स लोन अकाउंट के यहां ट्रांसफर होगा, और अगर यहां पे आपको लोन अकाउंट दिख गया तो वो कहां ट्रांसफर होगा? यहां ट्रांसफर होगा, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है। सबसे पहले मैं इसका ट्रीटमेंट बता देता हूं, ठीक है, बहुत आसान इसका ट्रीटमेंट है। देखो कैसे करना है। अगर एसेट साइड आपको दिख गया तो आपको क्या करना है? टू बैलेंस सीडी, क्योंकि पार्टनर्स लोन अकाउंट बीडी, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स का लोन अकाउंट है, और चुपचाप से बाय कैश या बैंक करके उसको क्लीन कर देना है। बाय कैश या बैंक करके उसको क्लीन कर देना है। नॉर्मल सी एंट्री देखो क्या होगी? नॉर्मल सी एंट्री देखो क्या होगी? यहाँ पे एंट्री होगी कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई? कैश अकाउंट टू पार्टनर्स लोन, कैश अकाउंट टू पार्टनर्स लोन, यहां पे पूरी तरीके से पे ऑफ हमने कर दिया है। देखो बच्चों एक चीज याद रखना कि यहां पे फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। फर्म ने किसको लोन दिया है? पार्टनर को लोन दिया है, और हमने सब कुछ चीज बेच दी है, ठीक है, सब कुछ चीज हमने रियलाइज कर दी है, एसेट सारी लायबिलिटीज पे ऑफ हो गई, ठीक है। और हर पार्टनर का जो बनता है ना, हर पार्टनर का बनता है, मान लो 10 लाख रुपए बनता है, ठीक है। अब क्योंकि फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है ना, तो जब हम यहां पे जैसे मान लो एक्स का लोन है, इसका जो लोन था मान लो 2 लाख रुपीज का लोन था, तो हम वो 2 लाख का लोन यहां से माइनस कर देंगे, ठीक है, बात समझ में आई? तो फाइनल पेमेंट कितना जाएगा? 10, 8, 10 एंड 10, ठीक है बच्चों, ये आपको याद हो गया, ये आपको याद हो गया, सिर्फ आपको देखना है। एंड सबसे इजी ट्रीटमेंट है अगर एसेट साइड हमारा लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है बच्चों। क्या करना है? पार्टनर्स लोन अकाउंट में बैलेंस आपको यहां ट्रांसफर करना है, एंड बाय कैश बैंक से आपको उसका पूरा पेमेंट कर देना है। ये एंट्री आपकी आ जाएगी, ठीक है, ये एंट्री आपकी यहां पर आ जाएगी। और कैश एंड बैंक अकाउंट में आपको पॉजिटिव साइड क्या लिख देना है? पार्टनर्स लोन अकाउंट लिख देना है। कहां पे? डेबिट साइड लिख देना है। क्यों? क्योंकि पार्टनर वापस फर्म को पैसा दे रहा है ना, तो फर्म के पास पैसा आ रहा है ना, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है किससे? पार्टनर्स लोन अकाउंट से, ठीक है बच्चों। मैं होप करता हूं कि आपको एसेट साइड वाला ट्रीटमेंट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कि जब लायबिलिटी साइड है तो हम क्या कर देंगे? टू बैलेंस बीडी, ठीक है, जितना भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें केसेस होते हैं, देखो सबसे पहला केस 1 कि कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है ना आपको क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे चुपचाप से टू कैश या बैंक कर पे ऑफ कर दो, जो भी अमाउंट था वो पे ऑफ कर दो।
कोई बैलेंस सीडी यहाँ पे आपका नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी रिवर्स एंट्री, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि पार्टनर ने फर्म को दिया था तो फर्म की लाइबिलिटी हो गई कि जब हम सब कुछ चीज़ पे ऑफ कर देंगे ना, जब हम लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देंगे तो पार्टनर का लोन भी तो हमको पे करना है। ठीक है, पार्टनर का लोन भी तो हमको पे करना है। तो जैसे मुझे बात बताओ कि जैसे आपने मान लो बाहर से लोन ले रखा था, बाहर से आपने 100 रुपये का मान लो किसी दोस्त से लोन ले रखा है, तो आपने दोस्त से लोन ले रखा है। ठीक है, तब आपके पास पैसे आएंगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप है ना जो अपना मेजर काम है ना, मेजर लोन दे रहा है आपको, है ना, बाहर वालों से आपने पैसे उठा रखे, पहले बाहर वालों को पैसे दोगे, उसके बाद आपके पास बचेगा तो आप अपने दोस्त को पैसा दे दोगे। तो मान लो पार्टनर एक फर्म का दोस्त है, ठीक है, तो पहले बाहर को पेमेंट करेंगे, उसके बाद हम पार्टनर को पेमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कैश एंड बैंक कम हो रहा है क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। पहला केस, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो टू कैश एंड बैंक से हम पेमेंट को कर देंगे, ये बात याद रखना बच्चों। सेकंड केस वन है, जैसे मानो ये 1 लाख रुपीज़ है, ये 1 लाख रुपीज़ है, और अगर एडिशनल क्वेश्चन, एडिशनल पॉइंट में ये गिवन है कि पार्टनर लोन था 1 लाख रुपीज़, लेकिन 90,000 में हमने सेटल कर दिया, 90,000 में हमने सेटल कर दिया, तो क्या होगा, तो होगा यहाँ पे 90,000 का आपने पेमेंट कर दिया और जो बचा पेमेंट था वो रियलाइजेशन अकाउंट से आपने पेमेंट कर दिया। यानी कि यहाँ पे बैलेंस सीडी नहीं आएगा, लेकिन बैलेंस सीडी की जगह टू रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। थर्ड पॉइंट देख लो, अगर यहाँ पे लिख रखा है कि 1,10,000 रुपीज़ में फुल सेटलमेंट हो गया, 1,10,000 में पूरा सेटलमेंट हो गया, तो क्या करेंगे, ठीक है 1 लाख इधर, और यहाँ पे कैश एंड बैंक में हम यहाँ पे कैश एंड बैंक में क्या कर देंगे, 1,10,000 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे टू रियलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा ना, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। बच्चों देखो क्या केस हो सकते हैं, फोर्थ केस देखो क्या केस पर 1 लाख का था लेकिन 80,000 हमने फर्नीचर दे दिया, 80,000 हमने फर्नीचर दे दिया। ठीक है, यानी पार्टनर लोन को पे ऑफ करने के लिए हमने 80,000 का फर्नीचर दे दिया, तो क्या आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000, नीचे लिख देना फर्नीचर, और बैलेंसिंग फिगर जो रियलाइजेशन आएगा ये है रियलाइजेशन गेन, कितना, 20,000। ठीक है बच्चों, ये याद रखना कि हमने 1 लाख रुपीज़ के है ना बदले में हमने 80,000 का फर्नीचर दे दिया, तो जो हमको फ़ायदा हुआ वो कितने हज़ार रुपये का फ़ायदा हुआ, 20,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये 3 से 4 केसेस हैं को याद रखना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो टू कैश एंड बैंक से पे ऑफ कर देना है। अगर 90,000, जैसे मान लो 1 लाख है और 90,000 की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो 90,000 हमको कैश एंड बैंक कर देना है, 10,000 हमको रियलाइजेशन अकाउंट से कर देना है। और अगर 1,10,000 हम पे कर रहे हैं, यानी हम 10,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो यहां पर जो रियलाइजेशन हमने लिखा था, यहाँ पे जो रियलाइजेशन हमने लिखा था वो क्या था, रियलाइजेशन लॉस लिखा था। बच्चों याद रखना, यहाँ पर टू बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे हम, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा हम रियलाइजेशन अकाउंट्स के नाम से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, एंड फोर्थ केस हमने देख लिया कि अगर फर्नीचर ले रहा है तो फर्नीचर 80,000 यहाँ पे आ जाएगा एंड रियलाइजेशन गेन 20,000 आएगा। बच्चों मुझे बताओ, अगर फर्नीचर 1,20,000 का होता, 1,20,000 का फर्नीचर होता तो क्या होता, तो यहाँ पे हम 1,20,000 का फर्नीचर कर देते और जो रियलाइजेशन लॉस हमको होता वो कितने थाउजेंड का होता, 20,000 का होता। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हमको एंट्री करनी है। याद रखना, जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है ना, पार्टनर्स लोन अकाउंट का जो फर्क है वो आपका मेजरली कैश एंड बैंक पे पड़ेगा, कैश एंड बैंक में फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले जब हम कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे तब हमको याद करना है कि पार्टनर्स लोन अकाउंट तो कहीं गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। और अगर आपके पास में ऐसा सिनेरियो आ जाता है तो सिर्फ उतने अमाउंट को हमको रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर जाना है। देखो उसको कैसे एंटर करोगे, ये है पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड हमारा क्या आ जाएगा,
पार्टनर्स लोन आ जाएगा। इसी के साथ पार्टनर्स लोन अकाउंट का पूरा ट्रीटमेंट हमने यहाँ पर सीख लिया है और कर लिया है। अगर आपको कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो मैं आपसे बोलता हूँ कि वीडियो को 2x पे मत देखो, वीडियो को 1.5x पे मत देखो, वीडियो को 1x पे ही देखो, जिससे जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे उसको समझना चालू करो। ठीक है बच्चों, अगर एकदम से खींचोगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा कि हटा फटाफट मैंने कोई एक फ्लैश में मैंने पूरी वीडियो देख ली, समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे वीडियोस को देखो, ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट को आप समझो। ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट आएगा तो उसकी एंट्री किधर आएगी, ठीक है, इनके क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है। ठीक है बच्चों, याद रखना जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा जाता है आपको घर पर उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने प्रैक्टिस नोटबुक में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम जर्नल एंट्री सीख रहे होंगे, WCR का ट्रीटमेंट उस वीडियो के अंदर सीख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कॉमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।